दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। मैं CSLG सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर हूँ। आज मैं आपके सामने एक बुक डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत ब्रीफ में मैं इस डिस्कशन को करूँगा, जो मूल बातें हैं इस किताब में। और सबसे पहले उस चीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं बता दूँ आपको कि जिस किताब को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उस किताब का नाम है इंडिया इज़ ब्रोकन एंड वाई इट इज़ हार्ड टू फिक्स। इसके राइटर हैं अशोक मोदी। यह किताब जगरनॉट पब्लिकेशन से पब्लिश हुई है 2023 में, और बहुत फेमस किताब ये रही है। इसका प्राइस भी अगर बात करें तो निश्चित तौर पे इंडियन रीडर्स के लिए थोड़ा ज़्यादा है, 899 रुपये है, लेकिन इस पर डिस्काउंट भी आपको मिलेगा अगर अमेज़ॉन से भी ऑर्डर करेंगे तो आइए अब हम आप लोग और हम लोग बात करते हैं आप लोगों के साथ इस किताब के बारे में। यह किताब मूलतः 4 भागों में विभाजित है। पहले भाग का नाम है फेक सोशलिज्म, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। दूसरे भाग का नाम है वायलेंस 1964 टू 1984। ये अब जानते हैं मूलतः इंदिरा गांधी के बारे में बात किया गया है। अगर इसके थर्ड पार्ट की बात करें, द प्रोमिस 1984 से 2004 तक की बात की गई है, यानी राजीव गांधी से लेकर के आप कहें कि अटल बिहारी वाजपेयी, कोलिजन गवर्नमेंट, सब, जिसमें प्रोमिस बहुत सारे किए गए लेकिन डिलीवरी नहीं हो पाई। चौथा पार्ट जो है हब्रिस 2005 से लेकर अभी तक की बात करता है, 2023 तक की बात करता है, जो कि काफ़ी अहम है यह जानने के लिए कि आज की समस्याएं क्या हैं, क्यों हैं, और कितना हद तक 1947 से अभी तक बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो एड्रेस की गई या नहीं की गई। क्या वह मुश्किल है, कितना संभव है, कितना असंभव है, किस तरह का सॉल्यूशन निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं इस किताब में। और आप बात करें इसके पेजेस का तो ये लगभग ओवरऑल 398, मतलब 400 पेजेस की किताब हैं। मैंने इसको पढ़ा है और बहुत सारी जानकारियाँ इसमें हमें हासिल हुई जो आपको जानना चाहिए। जो मैं इसमें मूलतः 4-5 बातों को डिस्कस करूँगा, बहुत डिटेल में तो नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आप लोग भी बोर हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा इसके मूल डिस्कशन को आपके सामने रखने का। मूल डिस्कशन, मूल जो बातें हैं इसमें, ये सबसे पहले 1947, और जानते हैं कि 1947 से पहले इंटरिम सरकार में भी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। 1947 में जो भारत आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत के भी प्रधानमंत्री पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। और प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग कमीशन जो 1950 में बना, प्लानिंग कमीशन के बनने से पहले इंडिया का एक महत्वपूर्ण इतिहास रहा है प्लानिंग प्रोसेस का, जिसमें एक नाम बॉम्बे प्लान का भी आता है। एक वर्जन ये भी है जो गांधी ने प्रपोज किया था, विलेज डेमोक्रेसी, विलेज रिपब्लिक के बारे में। विनोबा भावे ने भी एक दिया था, लेकिन मूलतः जो प्रभाव प्लानिंग कमीशन के स्थापना में रही वह बॉम्बे प्लान का था, जिसे गिने चुने जो उस समय के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति थे, उनके रिकमेंडेशन पे बना था। कांग्रेस ने भी एक कमेटी बनाई थी, प्लानिंग कमेटी। इस किताब में, इस भाग में ऑथर का ये आर्गुमेंट है कि जो पाथ, जो इकोनॉमिक पॉलिसी, जो इकोनॉमिक आइडियल्स भारत के पहले प्रधानमंत्री के द्वारा फॉलो किया गया, एक्सेप्ट किया गया, उसमें बहुत सारी कमियां थीं। और इस पूरे सिनेरियो को यह किताब, यह ऑथर नाम देते हैं फेक सोशलिज्म, झूठा समाजवाद, या
कह सकते हैं कि इनके हिसाब से नेहरू एक फेक सोशलिस्ट थे। वो बात जरूर सोशलिज्म का करते थे, लेकिन वो मूल रूप से जो फायदा पहुंचा रहे थे वह कुछ लोगों को, कुछ सीमित लोगों को, कुछ पूंजीपतियों को, लैंडलॉर्ड्स को, जमींदारों को फायदा पहुंचा रहे थे। इसमें अब बताने की कोशिश की गई है कि नेहरू उस तरह के इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे जिसमें बहुत बड़े स्तर पर रोजगार का सृजन नहीं हो रहा था। ये ऑथर आर्गुमेंट करते हैं कि जो हैवी इंडस्ट्री से प्रभावित जो विकास था, जिसमें हैवी इंडस्ट्री क्रिएट करने की बात की जा रही थी, बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े मशीनरी, बड़े बड़े फैक्ट्री क्रिएट करने की बात किए जा रहे थे, उसमें कुछ ही लोग समाहित हो सकते थे, कुछ ही लोग को रोजगार मिल सकता था, और वह हाई स्किल्ड हायर एजुकेशन बेस्ड एम्प्लॉयमेंट था। उसमें बहुत बड़े स्तर पे लोगों को रोजगार दे पाना संभव नहीं था। दूसरी बात, ऑथर कहते हैं कि क्यों यह फेक सोशलिज्म था, क्योंकि यह कुलीनतावादी दृष्टिकोण पर आधारित था। जो शिक्षा व्यवस्था थी, वो उस शिक्षा व्यवस्था में हायर एडुकेशन, हाई लेवल्स इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटी, आईआईएम, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बनाने की बात किए गए, लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे ज़रूरी चीज़ था वो था बेसिक प्राइमरी एडुकेशन। उस पर फोकस नहीं किया गया, पूरी तरह से उसको निगलेक्ट कर दिया गया। बजट का बहुत कम हिस्सा उसके लिए दिया गया, जिसका नतीजा है कि आज हमारा वर्कफोर्स लेबर बहुत ही कम स्किल्ड है। वह ऑथर कंट्राडिक्ट करके दिखाते हैं चाइना, जापान, साउथ कोरिया, बाकी ईस्टर्न कंट्रीज जिसको एशियन टाइगर्स भी हम कहते हैं, अमेरिका का भी रेफरेंस ये देते हैं। बड़े बड़े जो विकसित देश हैं उसकी भी चर्चा ये करते हैं और बताते हैं कि आज वो विकसित इसलिए हो पाए क्योंकि उन लोगों ने बेसिक एडुकेशन, प्राइमरी एडुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया। बेसिक स्किल्स पर उन्होंने फोकस किया, हेल्थ पर फोकस किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया। वो केवल एलिटिज्म या केवल हायर एडुकेशन पर फोकस नहीं कर रहे थे, वो एमएसएमई पर फोकस किए, जिसका नतीजा हुआ कि आज वो हर चीज़ में सेल्फ डिपेंडेंट हैं और आज इतने और डेवलप हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है और ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म भी है नेहरू के खिलाफ। दूसरा भाग, नेहरूज ट्रेजेडी, डेमोक्रेसीज फर्स्ट बिट्रल, और उसके बाद शुरू होता है पार्ट 2, वायलेंस। इस पार्ट में ऑथर ने डिस्कस करने का कोशिश किया है कि किस तरह शास्त्री के एक ब्रीफ टेन्योर के बाद एज ए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी आती हैं, और इंदिरा गांधी ने किस तरह से पूरे डेमोक्रेटिक सेटअप को एक फैमिली के सेटअप में बदल दिया। पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी पॉपुलिज्म और वन पर्सन सेंट्रिक हो गया। आप मारुति का एपिसोड जानते हैं, संजय गांधी का एपिसोड जानते हैं, किस तरह से संजय गांधी पैरेलल गवर्नमेंट के एक पावर सेंटर बने हुए थे, किस तरह से लाइसेंस राज का बोलबाला था, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट, कुछ कंपनीज केवल बेनिफिट ले रही थी उसका, और उसमें एक बहुत बड़ा नेक्सस इंडस्ट्रियलिस्ट, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल लीडर्स का था। ऑथर बताते हैं इस पार्ट में कि कैसे इंडिया को एक इम्प्रेस रूल कर रही थी, कैसे महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक पिछड़ेपन, बेरोजगारी को रिप्रेस किया गया। पॉलिटिकल जो वॉइसेस थी जो रेज कर रही थी उनको रिप्रेस करने का प्रयास किया गया, और एक तरह से यह बताने की कोशिश की गई
कि संविधान से ऊपर एक व्यक्ति है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सारे फ्रीडम्स को पूरी तरह से सप्रेस कर दिया गया, और जो जेन्युइन डिमांड्स थे रोजगार के, मुद्रास्फीति कम होने के, महंगाई के कम होने के, अच्छी पढ़ाई मिलने के, वोकेशनल ट्रेनिंग के, वह कुछ पूरा नहीं हुआ। नारा जरूर दिया गया गरीबी हटाओ, लेकिन सत्ता में आने के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी का अधिकार सप्रेस हुआ तो वही क्लास था जिसके नाम पर वोट लिए गए। फिर आप जानते हैं कि 1984 में फिर इंदिरा गांधी का हत्या कर दिया जाता। उसके भी बहुत बड़े कारण थे, किस तरह से वहाँ सेपरेटिस्ट मूवमेंट को कांग्रेस ने हवा दिया। फिर वही सेपरेटिस्ट मूवमेंट ऑपरेशन ब्लू स्टार का कारण बना, उसका दमन करना पड़ा। दमन करने का नतीजा जो रिएक्शनरी फोर्सेज ने निकाला, उसका भी आप नतीजा जानते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है 1984 में। फिर तीसरा पार्ट इसका शुरू होता है प्रोमिस, 1985 टू 2004। और आप जानते हैं कि 1984 से लेकर के 2004 तक, यूपीए फर्स्ट तक, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर ने भारत पर राज किया, प्रोमिस किया। बहुत सारे लोगों ने प्रोमिस किया। 1984 में इंदिरा गांधी जी के हत्या के बाद राजीव गांधी सत्ता में आते हैं मिस्टर क्लीन के नाम से। एक यूथ नॉन पॉलिटिकल पर्सन, और जो हत्याओं का दौर उस समय शुरू होता है उनके हत्या के बाद, वो भी आपने हमने सुना है, देखा है, पढ़ा है। और बहुत सारे प्रोमिस किए गए। उस समय कोशिश की गई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने की, रोजगार क्रिएट करने की, मुद्रास्फीति को कम करने की, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कम करने की, बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारने की। लेकिन जो मूल समस्या थी रोजगार की, प्राइमरी एजुकेशन की, ट्रेनिंग की, वोकेशनल ट्रेनिंग की, उन चीज़ों को एड्रेस नहीं किया गया। प्रोमिस बहुत बड़े बड़े किए गए, गरीबी हटाना, पॉवर्टी मिटाना, रोजगार क्रिएट करना, वैश्विक शक्ति बनना, सारी चीज़ें। ये वही दौर था जिसमें रिजर्वेशन भी लागू किया गया 1989-90s में बीपी सिंह की सरकार के द्वारा। या वही समय था जब बहुत बड़े स्तर पर बोफोर्स घोटाले की भी बात सामने आई। यह वही दौर था 1984 से 2004 तक, प्राइम मिनिस्टर जैसे पद को धारण करने वाले लोगों पर भी घोटाला करने का, खरीद फरोख्त का, हॉर्स ट्रेडिंग पार्लियामेंट में करने का आरोप लगा। यह वही दौर था जिसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी शुरू किए गए, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर नहीं, सीमित स्तर पर। यह वही दौर था कि 90-91 में आपकी अर्थव्यवस्था खोली गई पीवी नरसिम्हा राव के सरकार के द्वारा, और फाइनेंस मिनिस्टर उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो बहुत लिमिटेड स्तर पर खोला गया, और कंस्ट्रक्शन और फिनेंशियल सेक्टर उसको लीड कर रहा था। कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ अभी भी नहीं हो पा रहा था। जिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ये मानकर चला जा रहा था कि ये सबसे ज़्यादा रोजगार उत्पन्न करेगा, वह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपने आप में फेल था, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हाई स्किल्ड लेबर फोर्स पर डिपेंडेंट है। केवल उसी को रोजगार देता है जो हाईली स्किल्ड हैं, और आप इंडिया की स्थिति जानते हैं। यह ऑथर फिर उस बात को, बेसिक जो इनका मूल बिंदु है, जहाँ पर बेसिक एजुकेशन को हमेशा इग्नोर किया गया, इक्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की जब बात आती है वहाँ पे हम फेल हो जाते हैं। अभी 2023 का असर रिपोर्ट जारी हुआ है, उस रिपोर्ट का भी इस किताब में रेफरेंस मिलता है। उस किताब में डिस्कशन है इस बात का। उस रिपोर्ट में यह डिस्कशन है कि आज भी आपके 14 से 18 साल के बच्चों का कितना स्किल ट्रेनिंग होता है, वोकेशनल ट्रेनिंग होता है,
और 18 साल के बाद जब वो जॉब सेक्टर में जाते हैं, जॉब मार्केट में जाते हैं, तो उनको किस तरह का जॉब मिलता है, क्योंकि ये सारा चीज़ डिपेंड करता है कि वो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर वो कैसा एडुकेशन लेते हैं, उनको मिलता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 14 साल से 18 साल के बच्चे, बहुत सारे बच्चे, उनको अगर क्लास 3 लेवल का, क्लास 2 लेवल का टेक्स्ट दे दीजिएगा तो उसमें वो फ्लुएंटली उसको रीड नहीं कर पाते। उनका अरिथमेटिक कमज़ोर है, उनका कैलकुलेशन कमज़ोर है। 3 डिजिट का वो डिवीज़न, अगर उसको 3 डिजिट का नंबर उसको 1 डिजिट से अगर डिवाइड करने को भी दे देंगे तो बहुत उसमें कंफर्टेबल नहीं है। तो ये बेसिक जो चीज़ें थी, पॉवर्टी ख़त्म करने की, बेरोज़गार ख़त्म करने की, बेसिक कम्युनिटीज़ प्रोवाइड करने की, लाख नारों के बाद, बहुत सारे नारों के बाद, गरीबी हटाना, ये हटाना, वो हटाना, हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी के जो को निर्धारण करने वाले जो लोग हैं, उसमें पूरी तरह से फेल हुए। फिर यह किताब डिस्कस करता है चौथा पार्ट जो इसका है, जिसका नाम हब्रिस 2005 टू द प्रेजेंट। इसमें बात करता है कि किस तरह से इंडिया में एक क्लास ऐसा है, एक क्लास जो 1% है पूरे पॉपुलेशन का, और मोर देन 40-50% रिसोर्सेज पर उसी का कब्जा है, जबकि 50% पॉपुलेशन ऐसा है, ये सॉरी मोर देन 90%, 99% पॉपुलेशन ऐसा है जिसके पास 50% भी संसाधनों पर अधिकार नहीं है। बेरोजगारी की स्थिति बद से बदतर है, बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है। एक तरफ धनों का संकेंद्रण बहुत ज़्यादा हो रहा है, दूसरी तरफ 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन, 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन अभी भी उसको 2 दिन के कहें, या आप ऐसे कह सकते हैं कि उसको अगर महीने भर अपना परिवार चलाना है तो उसमें भी उसको मशक्क़त करनी पड़ रही है, अगर 3 से 4 फैमिली की एक परिवार हो तो। एक तरफ इतना बड़ा कलेक्शन, इतना संकेंद्रण धन का, और दूसरी तरफ मजदूरी करने वाला वर्ग, मजदूर वर्ग, जो आज भी निर्धनता से जूझ रहा है। आज भी अब 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ्री में खाना दे रहे हैं। ये अपने आप में बताता है, निश्चित तौर पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आपने बहुत सारा पॉवर्टी कम किया है, लेकिन अगर उसको महंगाई से आप कनेक्ट करते हैं तो जैसे ही महंगाई बढ़ता है तो ये डर है कि वो जो 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 वर्ग या जितनी संख्या में अपने लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है, वो कभी भी पॉवर्टी के चक्र में फंस सकते हैं। मतलब ये है कि जो आपने निकाला है पॉवर्टी से जिन लोगों को, वो सस्टेनेबल नहीं है, समावेशी नहीं है, स्थिर नहीं है, कभी भी उस दलदल में वो जा सकते हैं। यह किताब आगू करती है, यह किताब आगू करती है कि 1947 से लेकर के अभी तक बेरोजगारी की जो समस्या है, जिसे एड्रेस नहीं किया गया, वो आज 5 साल में, 10 साल में एड्रेस नहीं हो सकती है। वह एक सिस्टेमिक, स्ट्रक्चरल परेशानी है, समस्या है, जिसे प्रायोरिटी लेवल पर लेकर के उसे दूर करना होगा। यह किताब इस अंतिम भाग में डिस्कस करती है कि प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद निश्चित तौर पर इन्होंने पूरी तरह से एक लाइन लिया है कि हमें इकोनॉमी को ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल फोर्सेस, कैपिटलिस्ट फोर्सेस, मोनोपोली फोर्सेस का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग डेवलप करना है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि वर्तमान सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं वो डिवीज़न पर आधारित हैं, एक खास वर्ग को यह फायदा पहुंचाता है। ये उदाहरण देते हैं कि कोविड-19 के समय कुछ कंपनियों, कुछ औद्योगिक घरानों को खूब फायदा हुआ,
400%, 300% के उनके लाभ में वृद्धि हुई। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जिसको बेसिक चीज़ भी नहीं मिल पाया। रोजगारी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। यूथ लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, डिग्रियां मिल रही हैं, एडुकेशन में उनका परसेंटेज बढ़ रहा है, लेकिन रोजगार उस अनुपात में नहीं बढ़ पा रहा है। इसका क्या नतीजा होगा? सो अंतिम में यह किताब कहता है कि ये पॉलिसी मेकर्स, जो पॉलिटिकल पॉलिसी मेकर्स हैं, ब्यूरोक्रेटिक पॉलिसी मेकर्स हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स हैं, ये सब लोगों ने इंडिया को पूरी तरह से तोड़ दिया है। इंडिया इज ब्रोकन। इंडिया टूटा हुआ है। किसके वजह से टूटा हुआ है? इन पॉलिसी मेकर्स की वजह से टूटा हुआ है। डेमोक्रेसी का नाम लेकर के वोट लिया जाता है, वोट लेने की कोशिश होती है, नारे दिए जाते हैं, प्रोमिस किए जाते हैं, लेकिन कभी भी उस प्रोमिस को पूरा करने का प्रयास नहीं किया गया। 1947 से लेकर के अभी तक लगभग 75 साल हो गए, लेकिन यह देश बेरोजगारी दूर नहीं कर पाया। यह देश गरीबी दूर नहीं कर पाया पूरी तरह से। यह देश महिलाओं के खिलाफ अत्याचार दूर नहीं कर पाया। यह देश दलित, पिछड़े, शोषित लोगों को सुरक्षित नहीं कर पाया। आज भी जिस तरह से इस देश में दलितों के खिलाफ अत्याचार होते हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिलते। बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियों की अगर बात करें तो उसमें कोई दलित सीईओ नहीं है। बिजनेस और व्यापार पर एक खास जाति और वर्ग का कब्जा है। ब्यूरोक्रेसी में अगर बात करें तो आज़ादी के 75 साल के बाद भी उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। यह किताब इस बारे में चर्चा करता है कि कौन सा लोकतंत्र, कैसा लोकतंत्र जिसमें इन सारे वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व ही सुनिश्चित नहीं किया जा सका। और इसीलिए ऑथर ने इस किताब का नाम दिया है इंडिया इज ब्रोकन एंड व्हाई इट इज हार्ड टू फिक्स, प्लस अ पीपल बिट्रेड 1947 टू टुडे। तो आप समझिए कि इंडिया इज ब्रोकन इसको क्यों नाम दिया गया है। ये बेस्ट सेलर बुक है और इस बुक में इस बात का डिस्कशन है कि जो संविधान के अंदर एक उद्देश्य घोषित किया गया है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स की बात करें या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज की बात करें, उसके जो मूल तत्व है उसको उसको हासिल करने में यह देश असफल रहा है। और इस वजह से ये बहुत मुश्किल है कि 1-2 सालों, 5 सालों, 10 सालों में हम इस परेशानी को फिक्स कर सके। लेकिन ये बुक कहता है, किताब कहती है, ऑथर कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये असंभव है। जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की परेशानी हो, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की बात हो, रोजगार देने की बात हो, बेरोजगारी की समस्या के समाधान की बात हो, समावेशी विकास की बात हो, ये तभी हो सकता है जब यहाँ के सभी लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को, सभी जाति के लोगों को, सभी जेंडर के लोगों को बराबर माना जाए। एक्सक्लूजन पर आधारित पॉलिसी न बनाया जाए। सबके लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य फ्री किया जाए। प्राइमरी एजुकेशन, एमएसएमई सेक्टर पर ध्यान दिया जाए। केवल अपने वोटर्स तक ही पॉलिसी और प्लानिंग को नहीं
एग्जीक्यूट किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए, केवल नारे नहीं दिए जाने चाहिए, उसको लागू करने की भी साहस और शक्ति होनी चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारी बातों को यह किताब डिस्कस करता है, बिना 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 किसी बेसिस के नहीं, डेटा पर आधारित, इंफॉर्मेशन पर आधारित डिस्कशन करता है। स्टेटमेंट्स कोट करता है कि कौन प्राइम मिनिस्टर कब क्या बोला है और उसके एक्शन में, प्रैक्टिस में क्या डिफरेंस रहा है। एक तरफ बात आप करते हैं, नारा लगाते हैं, प्रॉमिस करते हैं, और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि उसके एक्शन में एकदम उसका विपरीत काम हो रहा है, लेकिन उसको सुधारने का प्रयास किसी पॉलिसी मेकर्स के द्वारा नहीं किया गया। आज हम कहते हैं कि हमें इस देश को विश्व गुरु बनाना है, विकसित बनाना है, नो डाउट होना भी चाहिए, करना है, लेकिन यह तब होगा इस ऑथर के हिसाब से जब इन सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे। पहला, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन मस्ट बी फ्री। Government must protect and take care of MSME sector, which has potential to create large scale employment. Third, there should be regulation of industries which are consolidating and concentrating the wealth of the society in few hands. The political leadership should try to implement the policy in its spirit. There should be no sloganeering merely, but there must be genuine implementation of good policies. This author also argues that certain public services must be free, like education, health, infrastructure. This should be free. There must be training, vocational training for youths. The government should try to bridge gap between literacy and employability, employment opportunities. So there are a lot of things which are discussed by this author in this book, and I must say that you must read this book. It is very engaging book to understand India, Indian economy, Indian political scenario since 1947 up to 2023-2024. So this book is very important, very engaging, and very important to understand different type of contradiction in Indian economy. और इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा, निश्चित तौर पर इतने कम समय में इतने बड़े किताब को डिस्कस कर पाना, एक एक बात मुश्किल है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि इस किताब के बारे में आपके सामने अपनी बात रखूं, ब्रीफ में, बहुत कम समय में। और मैंने ये प्रयास आई होप किया है, तो आपसे उम्मीद करेंगे कि इस किताब को पढ़ेंगे, इस किताब को ऑर्डर करेंगे, और इस पर फिर से ज़रूरत अगर पड़ी तो इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। इसी के साथ मैं इस किताब के डिस्कशन को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।